हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज की जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो एक नई मेथड की हम लोग बात करने वाले हैं। और वो मेथड का नाम है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो एक डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर बेसिकली ये अंदर आती है। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो उसके अंदर आती है, जैसे नॉर्मली दो होती है, फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आती है बेसिकली मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जैसे कि यूनिट 2 हमारा चल रहा है, यूनिट 2 में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने टीएमटी को डिस्कस किया था। तो टीएमटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आपकी जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। आपके पास वो सिर्फ 3 है, लेकिन जो इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें अननोन 3 से ज्यादा होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो उनको एनालाइज करने के लिए, उनके ऊपर मूवमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, उनके ऊपर रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक अलग मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक टीएमटी थी और एक दूसरी जो मेथड है वो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो टीएमटी को कैसे अप्लाई करते हैं और उससे किस तरीके से मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, इस मेथड को कैसे हम सॉल्व करें। तो बेसिकली अगर इस मेथड के बारे में हम समझें तो ये जो मेथड है ये हार्डी क्रॉस ने दी थी, जो कि 1930 में दी थी। 1930 में ये मेथड आई थी और जिसने ये मेथड दी थी उसका नाम हार्डी क्रॉस था। ये मेथड जो दी थी उसने, और ये जो मेथड है वो हर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए वो मेथड बनाई गई। कितने किसी भी कंटिन्यूस बीम मतलब इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, उसको एनालाइज करने के लिए मेथड बनाई गई है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट मेथड के बेसिकली अंदर आती है। तो अब ये जो मेथड की अगर मैं बात करूं, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसका नाम है, अगर मुझे इसको लेके इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है तो मुझे उसके लिए कुछ ये 4 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पहला, स्टिफनेस क्या होती है, मुझे ये पता होना चाहिए। दूसरा, कैरी ओवर मूवमेंट्स क्या होते हैं, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या होते हैं, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। और लास्ट वन, फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होते हैं, मुझे उसके बारे में पता है। अगर मुझे ये 4 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता है तो मैं इजिली एमडीएम को यूज कर सकता हूँ, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को मैं इजिली यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्टिफनेस से शुरू करते हैं कि बेसिकली जो स्टिफनेस होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली जो स्टिफनेस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली के से, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। और स्टिफनेस मतलब क्या होती है, इज डिफाइंड एज द मूवमेंट रिक्वायर्ड एट ज्वाइंट इन अ मेंबर प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन ऑफ दैट ज्वाइंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये बोल रहा है कि कोई भी अगर एक ज्वाइंट है उस पर एक यूनिट रोटेशन डेवलप करने के लिए जो मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली क्या होगा, स्टिफनेस हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग सोम पढ़ते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे, तो वहां पे एक स्लोप की कंडीशन थी, मूवमेंट बाय स्टिफनेस। और स्टिफनेस मेंबर, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, जैसे स्टिफनेस जो होती है वो अलग अलग मेंबर की अलग अलग होती है, थोड़ी सी कंडीशंस अलग होती हैं। तो स्लोप की कंडीशन होती थी मूवमेंट बाय स्टिफनेस, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम इक्वल, एक कंडीशन होती थी के थीटा, स्लोप होता था मूवमेंट बाय स्टिफनेस। तो मैं मूवमेंट को क्या लिख सकता हूं, स्टिफनेस इंटू स्लोप या रोटेशन। तो मैंने ये क्या, मूवमेंट इक्वल क्या हो गया, स्टिफनेस इनटू स्लोप, या जिसको आप बोलेंगे रोटेशन। तो स्लोप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये स्टिफनेस क्या बोल रहा है कि जब मैं स्टिफनेस की बात कर रहा हूं तो ये क्या बोल रहा है कि स्टिफनेस का मतलब होता है कि कोई अगर एक बीम है उस पर एक यूनिट स्लोप को प्रोड्यूस करने के लिए जितने मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिट स्लोप मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। यूनिट स्लोप का तो मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब यूनिट स्लोप के लिए मतलब हो गया मतलब 1, थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, इसका मतलब m इक्वल इस केस में क्या हो जाएगा k, क्योंकि थीटा जब 1 होगा तो m क्या हो जाएगा k, मतलब मूवमेंट यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, स्टिफनेस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टिफनेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो स्टिफनेस की डेफिनेशन बोल रही है कि यूनिट रोटेशन के लिए जितने मूवमेंट की मुझे जरूरत है, मतलब यहाँ पे यूनिट रोटेशन इक्वल जो स्टिफनेस आएगी, स्टिफनेस इक्वल क्या हो जाएगा, उस बेसिस पे आपका यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है। राइट, अब इसके बाद m इक्वल अगर k हो गया तो अब मैं जाता हूं सबसे पहले केस नंबर इसके फर्स्ट पे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब ये एक अपन बीम लेते हैं, ये सपोर्ट फिक्स्ड है, राइट, और ये आपका ले लेते हैं रोलर सपोर्ट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसकी स्टिफनेस निकालना है कि जब मैं एमडीएम यूज करूंगा तो ऐसे केस में मैं स्टिफनेस कैसे निकालता हूं। तो इसके अलावा पहला केस क्या है कि जब मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूं, उसका फार एंड क्या है, फिक्स्ड है। ए एंड कौन सा मैंने मान लिया, फिक्स्ड है, और इस पे मान के चलिए मैंने ये एक मूवमेंट लगाया एम, यहां पे मूवमेंट लगाया।
तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने कंडीशन क्या बोली कि जब मैं मूवमेंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक रोटेशन आएगी। जब इसको अगर मैं डिफ्लेक्ट करता हूँ इस बीम को, तो कुछ यहाँ से ये फिक्स्ड रहेगा, यहाँ से इस तरीके से स्लोप आए, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे स्लोप आएगा जो क्या होगा, थीटा बी होगा। थीटा ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे तो स्लोप आता ही नहीं, राइट। तो ये थीटा बी, तो थीटा बी की जो वैल्यू होती है स्लोप एट पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होता है, थीटा बी होता है एम एल डिवाइडेड बाय 4EI। 4EI जो रोटेशन एट पॉइंट बी जो है, अगर मैं एक मूवमेंट यहां पे लगाता हूं, उस मूवमेंट की वजह से यहां पे जो स्लोप आएगा, ये रोटेशन आएगी, वो रोटेशन कितनी आएगी, स्लोप जो आएगा वो ML/4EI के बराबर आती है। और ये कहां से आई है, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे तो वहां पे हमने स्लोप डिफ्लेक्शन टेबल्स पढ़ी हुई है, वहां पे स्लोप डिफ्लेक्शन टेबल बनाते थे और वहां पे हम ये रोटेशंस वगैरह या स्लोप को कैलकुलेट करते थे। तो सूम जो हमने पढ़ा है ये हमने वहां से लिया, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बी पॉइंट पे एक मूवमेंट लगाता हूं तो यहाँ पे जो स्लोप डेवलप होगा, जिसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, बी पॉइंट पे कर रहा हूं, तो ये स्लोप ML/4EI के बराबर होता है। अब मैंने आपसे बोला कि यहां पे ये रोटेशन कितनी निकाल रहा हूं मैं, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे को यूनिट रोटेशन, स्टिफनेस की बात कर रहा हूं, मतलब यूनिट रोटेशन चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 इक्वल, ये कितना हो गया ML/4EI। थीटा कितना हो गया यहाँ पे ML/4EI, राइट। तो अब m की इक्वल में मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे आपको कि k होता है, इसका मतलब मैं m की जगह k लिख दूंगा, तो 1 इक्वल m की जगह k लिख देता हूं, तो KL/4EI भी बोल सकता हूं मैं इसको। तो अगर मुझे यहाँ पे k निकालना है, k और किसका k निकालना है, BA का, क्योंकि B पे खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब BA के लिए मैं k निकाल रहा हूं किस पे, तो ये हो जाएगा ऊपर चले जाएगा 4EI, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा L। इसका मतलब KBA की वैल्यू क्या आएगी, 4EI/L। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा केस है कि किसी में एक एंड पे खड़ा हूं, उसका फार एंड क्या है, फिक्स्ड है, जैसे मैं इस बी पे खड़ा हूं, इसका फार एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो उस केस में अगर मुझे स्टिफनेस निकालनी है उसकी, उस मेंबर की, तो वो स्टिफनेस कितनी होगी, 4EI/L होती। और अब इसी स्टिफनेस में आप जब नंबर ऑफ बुक खोलोगे, आप बीसी पुनिया की बात करते हो या रामानुथम बुक की बात करते हो, जब बुक खोलोगे तो इस स्टिफनेस को उन्होंने रिलेटिव स्टिफनेस के नाम से भी डिफाइन किया गया है। तो रिलेटिव स्टिफनेस के लिए आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, 4E से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मुझे इसी स्टिफनेस से रिलेटिव स्टिफनेस अगर निकालनी, रिलेटिव स्टिफनेस RS, तो इस रिलेटिव स्टिफनेस से 4EI जो है डिवाइड बाय L, इसको आप डिवाइड कर देते हैं कैसे, 4E से। तो 4E से जब डिवाइड करेंगे तो 4E से 4E कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, I/L बचेगा, क्या, RS। इसका मतलब अगर आप जब स्टिफनेस निकालेंगे, जब MDM की बात करेंगे और वहां पे मैं स्टिफनेस निकालने के लिए बोलूंगा, और कंडीशन ऐसी होती है कि आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उसका फार एंड फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में आप 4EI/L से भी स्टिफनेस निकाल सकते हैं, तब भी आपकी वही वैल्यू आएगी। या उसी को कई बुक ने रिलेटिव स्टिफनेस के नाम से जाना है, रिलेटिव मतलब इससे रिलेट करके निकाली हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो रिलेटिव स्टिफनेस को I/L भी लिख सकते हैं। मतलब आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 4EI/L, और आप I/L भी लगा सकते हैं। तो कई बुक में ये 4EI/L के फॉर्म में मिलेगा, कई बुक में आपको I/L के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कब, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। अब इसी तरीके से मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं। केस नंबर 2 की अपन बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता, व्हेन द फार एंड इज हिंज, व्हेन द फार एंड इज हिंज्ड, तो कंडीशन क्या होगी, फिर ये कंडीशन होगी, ये बीम हुआ, ये हिंज सपोर्ट हुआ, यहां पे अपन वहां से रूलर ले लेते हैं, राइट। इस पे अपन यहाँ पे वापस मूवमेंट लगाते हैं M, ये पॉइंट आपका A हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ये सेक्शन, तो यहाँ पे वापस से रोटेशन आएगी जिसको बोलेंगे थीटा बी। तो जब फार एंड हिंज होता है तो उस कंडीशन में जो थीटा बी होता है ना, स्लोप जो आता है वो किसके बराबर होता है, ये ML/3EI के बराबर होता है। ये भी आपने सूम में पढ़ा होगा, ये फिक्स्ड के लिए हम लोगों ने स्लोप देखा था, तो ML/4EI था। ये हम लोग देख रहे हैं हिंज की कंडीशन है, तो ML/3EI। जब एक बार रोलर यहाँ पे लगेगा तो यहाँ जो स्लोप आएगा वो ML/3EI। अब वापस से वही केस डाल देते हैं, यूनिट रोटेशन, स्टिफनेस मतलब यूनिट रोटेशन मतलब थीटा बी की जगह 1 आ जाएगा, M इक्वल क्या हो जाता है इस केस में, K हो जाता है, तो ये K हो जाएगा L/3EI, राइट। अब इससे मेरे को K निकालना है तो K भी निकाल लेंगे, तो KB को निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहां से KB निकालने के लिए, KBA निकालने के लिए आप क्या करिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3EI डिवाइडेड बाय ये L नीचे आ जाएगा, तो KBA डिवाइड बाय 3EI/L हो जाएगा।
इसका मतलब अगर फार एंड आपका हिंज है, या आप ये बोल सकते हैं कि फार एंड आपका क्या है, सिंपली सपोर्ट है, या फार एंड आपका रोलर है, मतलब फार एंड हिंज हो और रोलर हो और सिंपली सपोर्ट हो, इसमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो आप स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 3EI/L। और अगर इसी को मैं रिलेटिव स्टिफनेस में कन्वर्ट करता हूं, रिलेटिव स्टिफनेस, तो क्या करिए इसको वापस से, अभी अपन ने यहां क्या किया था, 4E से डिवाइड कर दिया था, तो 4E से डिवाइड कर देंगे तो ये कंडीशन क्या बच जाएगी, 3EI डिवाइड बाय L है, इसको 4E से डिवाइड करिए तो ये E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 3/4I/L। ये कंडीशन हो जाएगी रिलेटिव स्टिफनेस के फॉर्म में। दैट मीन कि कई बुक में जब फार एंड क्या होगा, हिंज होगा, या फार एंड क्या होगा, रोलर होगा, या फार एंड क्या होगा, सिंपली होगा, तो कई बुक में आपको 3EI/L के फॉर्म में मिलेगा ये फॉर्मूला, और कई बुक में आपको मिलेगा 3/4I/L के फॉर्म में। तो जो आपको बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। रामोथम में आपको ऐसा मिलेगा, तो हो सकता है बीसी पुणे में आपको ऐसा मिले। तो आप स्टिफनेस और रिलेटिव स्टिफनेस बेसिकली यहाँ पे जो हम एमडीएम में बात करेंगे वो एक ही है, तो हमको फॉर्मूला कोई भी हम इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया केस नंबर 2। अब इसी तरीके से मैं केस नंबर अगर 3 की बात करता हूं, केस नंबर 3 मतलब क्या हुआ, जब फार एंड में आपका कोई सपोर्ट ही नहीं दिया, मतलब कंडीशन आपकी कुछ ऐसी, ये रोलर है और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो बेसिकली ये अनस्टेबल बीम हो गया, यहाँ तो ये टिकेगा नहीं, लोड आएगा तो ये गिर जाएगा, अपने सेल्फ वेट से गिर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस पे कोई रोटेशन आएगी क्या, कुछ नहीं आएगी, अनस्टेबल है। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, अगर बी पॉइंट ये है और ये पॉइंट है तो थीटा बी, यहाँ पे थीटा बी क्या हो गया, रोटेशन ही जीरो हो गया पूरा का, या स्लोप भी आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया। इसका मतलब इसकी स्टिफनेस क्या होगी, तो के बी ए की स्टिफनेस की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ आपको दो ही केस याद रखना है। पहली बात, पहला केस क्या कि फार एंड फिक्स्ड है, मतलब आप लगा सकते हैं 4EI/L, या ये स्टिफनेस हुई, या रिलेटिव स्टिफनेस के फॉर्म में लगानी है तो I/L। अगर फार एंड आपका हिंज है या रोलर है या सिंपली है, तो फिर आप क्या कंडीशन लगाएंगे, फिर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी 3EI/L स्टिफनेस के फॉर्म में। अगर आप रिलेटिव स्टिफनेस के फॉर्म में बात करते हैं तो क्या हो जाएगी 3I/4L के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये होती है बेसिकली आप लोगों की क्या, ये स्टिफनेस की बात होगी। अब इसी के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करते हैं किसके ऊपर, कैरी ओवर मूवमेंट के ऊपर। सो कैरी ओवर मूवमेंट हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो कैरी ओवर मूवमेंट के लिए अपन क्या कहें कि कैरी ओवर मूवमेंट का मतलब क्या होता है, पहले अपन उसको समझते हैं। तो कैरी ओवर मूवमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटिन्यूअस बीम है, कोई भी एक कंटिन्यूअस बीम, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैंने ये बीम ले लिया, ये कंटिन्यूअस बीम। अब इस बीम में जो बी पॉइंट पे अगर मैं कोई मूवमेंट अप्लाई करता हूं तो उस मूवमेंट का इफेक्ट बेसिकली इस सपोर्ट पे भी आता है। तो वो जो इफेक्ट आता है वो कितना इफेक्ट आता है बेसिकली हमें वो कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मूवमेंट बोलते हैं। सो स्टिफनेस क्या होती है ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि बेसिकली स्टिफनेस का मतलब है यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो स्टिफनेस का रिलेशन है वो सिर्फ इतना है कि एक पर्टिकुलर एंड पे एक यूनिट रोटेशन के लिए जो मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली स्टिफनेस की यहाँ पे डेफिनेशन है। और वो किस तरीके से यूज होती है, फार एंड फिक्स्ड के लिए क्या होगी, एंड फार एंड अगर सिंपली है या रोलर है तो हिंज के लिए क्या यूज होगी, वो मैंने आपको बताया। और अगर फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट, कैरी ओवर मूवमेंट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है। तो मैं अगर निकाल के बताता हूँ कि कैरी ओवर मूवमेंट के लिए जो फैक्टर यूज होता है, किसको कैरी ओवर फैक्टर बोल सकते हो आप, तो वो कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे क्या हो। तो कैरी ओवर फैक्टर कैसे निकलेगा, तो कैरी ओवर फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ले लिया। प्रॉप्ड कैंटिलीवर का मतलब होता है एक एंड फिक्स्ड हो और जिसके दूसरे एंड पे आप एक रोलर सपोर्ट लगा दो या सिंपली सपोर्ट लगा दो, तो वो आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो जाता है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम लेने के बाद आपने इसकी स्पान एल ले ली, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और यहाँ पे क्या किया, एक आपने मूवमेंट अप्लाई किया, ये हमने अपने से अप्लाई किया हुआ, और एक किया कौन सा, एक एंटी क्लॉक मूवमेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो जब मैं यहाँ पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट अप्लाई करूंगा, जब मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो यहाँ से एक रिस्ट्रेन मूवमेंट डेवलप होगा, जो क्या होगा ऑटोमेटिकली, ये मैंने अप्लाई किया है, ये डेवलप हो रहा है। पहला मैंने अप्लाई किया एंटी क्लॉक मूवमेंट एम, तो यहां से भी एक एंटी क्लॉक मूवमेंट डेवलप होगा जो कि क्या होगा, एम ए, जो ए पॉइंट पे डेवलप हो रहा है। जिस डायरेक्शन में अगर मैं एंटी क्लॉक अप्लाई कर रहा हूं तो ये भी एंटी क्लॉक ही डेवलप होगा, अगर मैं इसको क्लॉक अप्लाई करूंगा तो ये भी क्लॉक डेवलप होगा। फर्स्ट थिंग आप ये याद रखें। तो अब मैंने जब एंटी क्लॉक मूवमेंट यहाँ पे अप्लाई किया तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक रिएक्शन हमें मिलेगी जो माइनस में आती है इसलिए डाउनवर्ड, और वो रिएक्शन कितनी निकलेगी, वो निकलेगी रिएक्शन 3/2 m/l,
3/2 m/l, ये रिएक्शन की वैल्यू जो आपकी बी पॉइंट पे आएगी। ये आप अभी डायरेक्ट याद है, क्योंकि उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर से मतलब। तो ये रिएक्शन जो है, अब मेरे को कैरी ओवर फैक्टर निकालना है। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, कैरी ओवर मूवमेंट का मतलब क्या है? कैरी ओवर मूवमेंट का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट अपने से अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट डेवलप होता है वो कितना डेवलप होता है। अगर मैं यहाँ पे 10 का मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना होगा डेवलप? 5, 4, 3 या 10 के बराबर ही डेवलप होगा। कितना डेवलप होगा, तो वो मुझे निकालना। तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम लेके यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ए पे यहाँ पे मूवमेंट लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट एम बोल दिया। तो इसको क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगा देता हूँ समेशन एम ए इक्वल 0 की, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहा हूँ, मतलब ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ। ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा इस मूवमेंट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले एक एंटी क्लॉक मूवमेंट लग रहा है, मतलब माइनस एम, ये एंटी क्लॉक मूवमेंट है ना, तो माइनस एम लग रहा है। उसके बाद ये रिएक्शन लग रही है, माइनस में लग रही थी तो डाउनवर्ड है, तो ये ऐसे घूम के आएगी इस तरफ के लिए, कैसे आएगी? क्लॉकवाइज। इसका मतलब प्लस कितने की रिएक्शन है? 3m/2l की रिएक्शन है, इनटू ये डिस्टेंस कितनी है? ये l है, तो ये l हो जाएगा। उसके बाद यहीं खड़े रहिएगा, आपने ये रिएक्शन ले लिया, मूवमेंट ले लिया, अब इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट है जो कि इसके बराबर है, ma के बराबर, जो एंटी क्लॉक है इसलिए माइनस। और यहाँ पे समेशन ऑफ मूवमेंट क्या होगा, मैंने अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या लिखी? 0, तो इक्वेट कर दो उसको 0 से। तो यहाँ पे अब मुझे एम ए चाहिए, तो मैं अगर मैं एम ए निकालता हूं, तो एम ए को यहीं रहने देते हैं, जो कि यहाँ पे माइनस में था। ठीक है, अब ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, तो उस तरफ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का m माइनस 3m/2, l से l कैंसिल हो जाएगा, राइट? l से l कैंसिल हो जाएगा। जब अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लीजिए, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 2। तो एम ए आप जो निकालेंगे वो कितना हो गया? 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 1 डिवाइड होगा तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2m माइनस ये कितना था, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3m, और ये ऑलरेडी माइनस में था, तो माइनस एम ए इक्वल 2m में से ये माइनस करिए तो कितना बचेगा? m माइनस का डिवाइड बाई 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब एम ए कितना आ जाएगा? m/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे m मूवमेंट अप्लाई करता हूं, अगर मैं यहाँ पे m मूवमेंट अप्लाई करता हूं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? m, तो उसकी वजह से यहां जो मूवमेंट डेवलप होगा वो कितना होगा? m/2। m/2 का मतलब इसका जो फैक्टर है, कैरी ओवर फैक्टर COF, वो कितना है? 1/2, वो हाफ कर देता है सीधा मूवमेंट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 का मूवमेंट लगाऊंगा, तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? हाफ, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 5। अगर मैं यहाँ पे 20 का मूवमेंट लगाऊंगा, तो यहाँ पे मूवमेंट कितना डेवलप होगा? 10। इसका कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? हाफ। इस एंड पे, तो किसी भी एंड पे जब आप कोई मूवमेंट अप्लाई करेंगे, तो उसका जो कैरी ओवर ट्रांसफर होगा उसमें आप किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। और साइन क्या होगा? सेम। अगर यहाँ ये एंटी क्लॉक, तो ये भी एंटी क्लॉक, अगर ये क्लॉक, तो ये भी क्लॉक। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग ये कैरी ओवर फैक्टर निकालते हैं। इसका मतलब कैरी ओवर फैक्टर याद रखिएगा 1/2 होता है, जो कि हम एमडीएम जब मेथड सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको यूज करें। तो अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स की बात करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होता है? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब इसी, जब मूवमेंट को हम यूज करेंगे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करेंगे, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? हमने रिलेटिव स्टिफनेस निकालना सीख लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर ज्वाइंट के ऊपर उस ज्वाइंट की रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं। बेसिकली हमने अभी क्या निकाला? मैंने आपको ए बी मेंबर के ऊपर स्टिफनेस निकालना सिखाया, बी से ए के लिए मैंने बी से सी के लिए निकाली। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई ज्वाइंट है, मुझे उसकी स्टिफनेस चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल स्टिफनेस एट दी ज्वाइंट। उस पर्टिकुलर ज्वाइंट की टोटल स्टिफनेस क्या है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आपका होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका होता है इक्वल टू RS, मतलब रिलेटिव स्टिफनेस, डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस के बराबर होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब DF। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बेसिकली एक रेशियो होता है रिलेटिव स्टिफनेस टू टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जिसमें रिलेटिव स्टिफनेस को कैसे निकालना मैंने बता दिया। टोटल मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे टोटल कर लेंगे कि इस तरफ मेंबर पे कितनी है, इस तरफ मेंबर पे कितनी है, उन दोनों को ऐड कर लेंगे,
टोटल निकल आएगी, और डिवाइड करेंगे तो बेसिकली उसका एक रेशियो निकल आएगा जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की जिसका नाम है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। सो अब कंटिन्यू करते हुए फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट पॉइंट आपको स्टिफनेस के बारे में पता होना चाहिए, तो क्या डिफरेंट केसेस थे हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया। और अब उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात की। अब लास्ट बचा है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। अगर ये फोर्थ पॉइंट और है जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली जो फॉर्मूले मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, वो फॉर्मूलों को एनालाइज भी किया जाता है, बट वो कॉलम एनालॉजी मेथड से किया जाता है, जो कि हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। अभी उसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आगे भी कई टाइम्स आपको ऐसा होगा इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पहला केस इसका जो होता है, फिक्स्ड सपोर्ट्स पे, या आपने एक फिक्स्ड बीम लिया जिसके दोनों एंड फिक्स्ड कर दिए, और अगर सेंटर पे कोई लोड लगा है W, जो कि टोटल स्पान आपकी कितनी है L, ये डिस्टेंस है L/2 और ये भी डिस्टेंस है L/2, ये कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो यहाँ पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट डेवलप होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है m/AB से, और यहाँ पे क्लॉक मूवमेंट डेवलप होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है m/BA से। सो ये होता है -WL/8 के बराबर, और ये होता है +WL/8 के बराबर। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने हैं। फिक्स्ड एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, टीएमटी जब हम पढ़ रहे थे थ्री मूवमेंट थ्योरम, तो वहां पे मैंने फ्री बैंडिंग मूवमेंट्स बताए थे जो सेंटर पे निकलते हैं, जो कि पॉइंट लोड के लिए क्या था WL/4 जब सेंटर पे हो। बट यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट के अगर कोई लोड लग रहा है तो इस लोड की वजह से इस फिक्स्ड एंड पे, फिक्स्ड सपोर्ट पे यहाँ क्या मूवमेंट आएगा, यहाँ कितना है। तो पहली चीज, जब ये मूवमेंट लोड लगेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बीम को नीचे की तरफ बैंड करेगा। तो नीचे की तरफ बैंड करेगा तो यहाँ पे मूवमेंट जो डेवलप होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉक, इसलिए मैंने इसको माइनस लिया। और यहाँ पे जो डेवलप होगा वो क्या होगा, क्लॉक, इसलिए मैंने इसको प्लस लिया। जो आपको याद रखना है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉक होगा, ये नीचे जा रहा है, मतलब ये इसको एंटी क्लॉक से रजिस्ट करेगा, ये इसको क्लॉक से रजिस्ट करेगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है। ये होगा WL/8, ये होगा WL/8, क्योंकि सेंटर पे इसका मतलब दोनों तरफ मूवमेंट क्या होगा, सेम जाएगा। तो इसलिए सेम फॉर्मूला है, सिर्फ साइन अलग अलग। और M मतलब मूवमेंट है, बार मतलब फिक्स्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और A से B की बात कर रहे हैं तो AB, और B से A की बात कर रहे हैं तो BA। इसी तरीके से सेकंड केस, अगेन कोई फिक्स्ड बीम है। अब जो पॉइंट लोड है वो सेंट्रिक लगा हुआ W, यहाँ से A डिस्टेंस है, यहाँ से B है, टोटल कितनी है L। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। तो यहाँ अगेन एंटी क्लॉक डेवलप होगा, मीन्स M/AB माइनस इक्वल माइनस WAB² के बराबर, और यहाँ पे डेवलप होगा क्लॉकवाइज M, सो M/BA इक्वल प्लस WA²B/L² के बराबर। तो अगर अब दूसरा केस, ये उस केस के लिए जब कंसंट्रेटेड लोड हो, सेंटर पे हो। अब कंसंट्रेटेड लोड है बट सेंटर पे नहीं है, यहाँ से A डिस्टेंस पे है, वहां से B डिस्टेंस पे। तो जब ये भी बीम को डिफ्लेक्ट करेगा तो नीचे की तरफ करेगा, तो ये एंटी क्लॉक ही होगा और ये क्लॉक होगा, मतलब पहला माइनस ही होगा, दूसरा प्लस होगा। बट अब लोडिंग जो है वो सेंटर पे नहीं है, मतलब यहाँ कुछ अलग मूवमेंट डेवलप होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। तो यहाँ जो डेवलप होगा वो होगा -WAB²/L², और यहाँ होगा सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ B का स्क्वायर करना है, यहाँ पे इसका A का स्क्वायर करना और प्लस करना, राइट। अब इसी तरीके से इसका एक तीसरा केस और है, जिसमें यहाँ पे फिर आप फिक्स्ड एंड ले लीजिए, फिर एक बीम बनाइए, ये भी फिक्स्ड एंड है, और यहाँ पे जो लोड है वो UDL के फॉर्म में है, जिसकी यूनिट क्या होगी, W किलो न्यूटन पर मीटर में होगी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, और यहाँ फिर ये एंटी क्लॉक ही डेवलप होगा, मतलब माइनस, और यहाँ ये क्लॉक डेवलप होगा, मतलब प्लस, और ये लेंथ ऑफ द मेंबर क्या है। तो इसके लिए अगर आप मूवमेंट लिखते हैं तो ये मूवमेंट्स होंगे M/AB इक्वल -WL²/12, राइट, -WL²/12, और M/BA प्लस WL²/12। तो जब यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो भी ये डाउनवर्ड जाएगा, बीम को नीचे डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक, मतलब तीनों में पहला माइनस है और दूसरा प्लस। सिर्फ अब यूडीएल आ गया, इसमें WL/8 था, दोनों तरफ बराबर था क्योंकि सेंट्रल लोड था, ये अलग लोड था, सेंट्रिक था, तो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। बट यहाँ पे यूडीएल फिर पूरे स्पान पे सेम लोड आ गया, मतलब जितना यहाँ आएगा उतना ही आएगा। तो WL²/12, WL²/12, A से B के लिए भी, B से A के लिए, पहला माइनस दूसरा आपका प्लस।
अब इसका एक चौथा केस होता है, वो केस क्या होता है, कपल का केस होता है। ये भी फिक्स सपोर्ट है, वापस ये फिक्स्ड है, तो भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालते हैं तो दोनों एंड को हम फिक्स्ड मान के चलते हैं, इसलिए मैं फिक्स बना रहा हूँ। यहाँ पे कपल लगा हुआ है एम, ये L/2 डिस्टेंस है, ये भी L/2 डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से ये लगेगा क्लॉकवाइज, यहाँ से ये भी लगेगा क्लॉकवाइज, मतलब ये भी होगा प्लस में, ये भी होगा प्लस में, टोटल डिस्टेंस है L। सो एम बार ए भी निकलेगा प्लस M/4, एम बार बी ए भी निकलेगा प्लस M/4। अब ये क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि फिक्स्ड मूवमेंट निकालना है, लेकिन कपल का केस है, बीच में एक कपल लगा हुआ है, तो कपल क्या करता है, सेक्शन को रोटेट करता है, बीम को ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये बीम इस वाले हिस्से को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आपको इसमें रिस्टेंट मूवमेंट क्या लगाना पड़ेगा, ये ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्लॉक ही लगाना पड़ेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे, तो इसको नीचे आने से रोकने के लिए आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, क्लॉक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जब क्लॉकवाइज कपल लगेगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और कपल कहाँ पे है, सेंटर पे। तो जब भी सेंटर पे कपल होगा तो एम बार ए बी की वैल्यू होगी M/4 पॉजिटिव, एम बार बी ए की वैल्यू भी होगी M/4, और ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसी कपल को अगर मैं एंटी क्लॉक लगा देता, एंटी क्लॉक, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाता और ये भी नेगेटिव हो जाता। ये सेंटर की कंडीशन है। अब इसी में एक और केस है, 5th नंबर का केस, जिसमें आपका सेंट्रिक कपल है। फिर कपल लगा हुआ एम, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे क्लॉकवाइज ही होगा, यहाँ से ये भी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आपको निकालना है एम बार ए बी, तो फॉर्मूला होगा प्लस एम बी ब्रैकेट 3a माइनस एल बाय L², राइट। और इसी के बाद आप बी से ए अगर निकालते हैं तो एम बार बी ए इक्वल भी होगा प्लस एम ए 3b माइनस एल बाय L²। इसमें याद रखिएगा कि ये सेंट्रिक कपल जब लगा है तो m के साथ b बाहर है, a वाले साइड से जब देख रहे हैं तो b बाहर है, 3a माइनस एल बाय L² है, और पॉजिटिव है क्योंकि कपल में दोनों पॉजिटिव है। अगर कपल को पॉजिटिव है तो, अगर कपल एंटी क्लॉक है तो दोनों नेगेटिव। और जब b से a की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे b को अंदर करके a को बाहर कर लिया, तो ये हो गया कपल का केस। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो आपको थ्रू आउटली जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट सेंट्रिक लोड, यूडीएल, ये 3 केस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो बहुत आप अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद ये कपल वाला भी कई नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे ट्रायंगल लोड के लिए होता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम में आती हैं, वो आपके आरजीबीवी सिलेबस में नहीं आती है। जैसे मैं एक केस इसका भी बता देता हूँ, 5th था, एक 6 नंबर का केस बताता हूँ। ये कुछ इस टाइप का केस भी आपको देखने को मिल सकता है, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ये ऐसा केस है, इस टाइप की लोडिंग है, इस टाइप की लोडिंग लगी हुई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आपका यहाँ पे जो है डाउनवर्ड लोडिंग है, मतलब ये एंटी क्लॉक होगा और ये आपका क्लॉक होगा। तो यहाँ पे अगर आप एम बार ए बी निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है -5/96 WL², और इसी तरीके से एम बार बी ए अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस का 5/96 WL²। यहाँ पे ऐसे केसेस में जिसमें सेंट्रिक लोडिंग आती है, कभी भी याद रखिएगा, जिसमें सेंट्रिक लोडिंग, जैसे यहाँ पे सेंटर पे लोड है तो ये फॉर्मूला सेम, यहाँ पे भी देखिए सेंटर में लोड है तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम, यहाँ पे भी देखिए कपल सेंटर में तो ये फॉर्मूला सेम। इसी तरीके से ये भी आपका सिमेट्रिक लोड आ रहा है, सेंटर से पूरे दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब इसके एक एंड का ही फॉर्मूला आप याद रखो, दूसरे सिर्फ में आपको प्लस लगाना है, बाकी फॉर्मूला सेम। तो जैसे 5/96 है, यहाँ भी 5/96 है, ये बस सिर्फ ये माइनस में और ये प्लस में, बाकी WL²/WL²। इसके अलावा एक और कंडीशन आपकी क्रिएट हो सकती है, वो कंडीशन क्या होगी, 7 नंबर पे ले लीजिएगा, ये आपको कुछ होगा, ये बहुत मिनिमम जगह आपको यूज करना पड़ सकता है, बहुत कम ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। एक ये है ट्रायंगल लोडिंग, इस टाइप की लोडिंग, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, राइट, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। आप बताइए ये सिमेट्रिक लोडिंग है क्या, नहीं है ये सिमेट्रिक लोडिंग, क्यों, क्योंकि सेंटर पे क्या है, यहाँ ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जब आप एम बार ए बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका कितना, WL² बाय 30 के बराबर माइनस।
और इसी तरीके से जब बी ए को निकालेंगे एम बार बी ए, तो ये हो जाएगा प्लस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 के बराबर। तो यहाँ देखिए अलग अलग हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर तो दोनों में, लेकिन ये माइनस के साथ में 30 है और ये माइनस के प्लस के साथ में कितना आ गया 20, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग क्या होगी, इसेंट्रिक होगी, सेंटर पे नहीं है। तो सेंटर पे होती है तो सेम तरीके से मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को केसेस याद रखना पड़ेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फॉर्मूले रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू।